हाँ जी फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है MSc 105 इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे 10 टॉपिक रहेंगे, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली है कि 90% एग्जाम में ये टॉपिक आएंगे आपके। ठीक है, अगर आपको लगता है अभी इससे पहले भी आपने वीडियोस देखी होगी और आपने एग्ज़ाम भी दिया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो चेक कर ही लेती हूँ, लेकिन मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ कि कितने % आपका आता है और मेरी वीडियो कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये लास्ट मिनट रिवीजन है। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा इस वीडियो को देखे और अपना एग्ज़ाम अच्छे से अटैम्प्ट करे। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, मतलब हमारे 10 टॉपिक होंगे और उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, कमांड वर्सेस मार्केट मॉडल। ठीक है, 1947 से 1990 तक इंडिया ने क्या किया था, कमांड इकोनॉमिक मॉडल्स जो सोशलिस्ट फ्रेमवर्क है अपनाया, जहाँ स्टेट को कंट्रोल, मतलब जो स्टेट का जो कंट्रोल था हर बड़े सेक्टर पर था, और जो लाइसेंस था हमारा राज 1991 के क्राइसिस के बाद इंडिया ने मार्केट इकोनॉमी मॉडल में कैपिटलिस्ट और लिबरलाइज्ड फ्रेमवर्क की तरफ शिफ्ट किया। ठीक है, तो जो हमारा कमांड एरा प्री 1991, मतलब इसका मेन टारगेट था कि जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन है, हैवी इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट, और जो हमारे महानलोबिस मॉडल था इसके अंदर, और पब्लिक सेक्टर जो सुपरमेसी ग्रोथ रेट लो था, जिसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3.5% बोला गया, ये हमारे कमांड एरो प्री 1991 में था। पोस्ट 1991 में क्या कहा मार्केट ने कि कोर फोकस किस पे करो, LGP पे करो, लाइबरलाइजेशन पर करो, ग्लोबलाइजेशन पर करो, प्राइवेटाइजेशन पर करो, शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वो वहाँ पे शिफ्ट किया गया जहाँ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस और एलोकेशन टाई करती है। जैसे 1991 में अगर आपको कार या स्कूटर खरीदना होता था तो 5 से 10 साल की वेटिंग होती, क्योंकि प्रोडक्शन कोटा गवर्नमेंट तय करती थी। और जो कमांड मॉडल पोस्ट 1991 में मारुति, होंडा, टोयोटा ने मार्केट में डिमांड के मुताबिक अनलिमिटेड एक्सपेंशन किया, वो हमारा क्या था, मार्केट मॉडल था। ठीक है, इसके बाद आया हमारा लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इवोल्यूशन। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर को रीशेप करने के लिए 2 बड़े पॉलिसी इंटरवेंशन मतलब पूछे जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक फर्स्ट है लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन चेंजेस, जैसे जमींदारी एबोल्यूशन, टेनेंसी रिफॉर्म, और जो हमारा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। इसके जो सक्सेस स्ट्रक्चर होता है हमारा लूप होल्स के चलते सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में ज़्यादा दिखता है। ठीक है, ग्रीन इवोल्यूशन हमारा होता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो मिड 1960s में हुआ था, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ करने हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, और मॉडर्न जो इरिगेशन का सेटअप किया गया, और इसने इंडिया का फूड सिक्योरिटी क्राइसिस सोल्व किया और देश को सेल्फ रिलायंट बनाया गया। ठीक है, ये सब हमारे किस में आए थे, मिड 1960 में आए थे कि भाई नई नई चीज़ें, जो नई टेक्निक है उसको यूज़ करो, अच्छे सीड्स यूज़ करो, अच्छे फर्टिलाइज़र के लिए केमिकल यूज़ करो, ताकि हाई लेवल पे हम फूड को सप्लाई कर सके। ठीक है, जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन को माना जाए तो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा दिया था, पर इसकी वजह से जो रीजनल इनइक्वालिटी थी, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को फ़ायदा मिला, और इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी सिर्फ वीट और राइस को बेनिफिट मिला, और पल्सेस पीछे रह गए। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या वो हुआ था कि इससे हमें सिर्फ भाई चावल और गेहूं का ही ज़्यादा प्रोडक्शन करने को मिला, उसी में ज़्यादा फ़ायदा हुआ, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टेट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को हुआ। ठीक है, क्योंकि इधर की मिट्टी में ही ये ज़्यादातर चीज़ें उगाई जाती है। इसके बाद आया हमारा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी शिफ्ट कब हुई, 1956 से 1991 में इंडिया के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए 2 लैंडमार्क पॉलिसी का क्या किया गया, कंपेयर करना होता है। फर्स्ट होती है 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, सेकंड है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अंदर। तो 56 के अंदर वाली को पढ़ेंगे। पब्लिक सेक्टर जो सुपरमेसी है, कोर और हैवी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गया, शेड्यूल ABC कैटेगरीज को, जैसे लाइसेंस परमिट राज, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को शुरू करने या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट परमिट लेना होगा। ऐसे कोई अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता, उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने क्या किया 1991 में, डी रिजर्वेशन और प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर रिजर्वेशन को श्रिंक करके सिर्फ डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे तक सीमित किया गया। अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर सारे सेक्टर में लाइसेंसिंग को
ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, जो लाइसेंस यहाँ परमिट यहाँ चालू हुए थे वो यहाँ पे आके ख़त्म कर दिए 1991 में। एक टॉपिक बनता हमारा पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एस्टिमेशन फ्रेमवर्क। इंडिया में पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए प्लानिंग कमिश्नर और नीति आयोग ने अलग अलग एक्सपर्ट कमेटी बनाई है और एमए इकोनॉमिक में उनकी जो मेथडोलॉजी है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी फ्रेमवर्क है, इसने कैलोरी बेस्ड एस्टिमेशन को छोड़कर एमपीसी मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बेस बनाया, जो एजुकेशन और हेल्थ पर होने वाले रियल एक्सपेंसेस को भी काउंटर करता है। और इसके बाद आता है हमारा रंगरांजन कमेटी थी एक। ठीक है, उसमें क्या था, इसने न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट थी कैलोरी, प्रोटीन, फैट और नॉन फूड कंपोनेंट्स के बेस पर अलग अलग रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइंस को सेट किया। इनइक्वालिटी इंडेक्स ने क्या किया, इनइक्वालिटी के मेजर करने के लिए गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व का एनालिटिकल यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, हमारे फ्रेमवर्क के लिए पॉवर्टी यानी इनइक्वालिटी को एस्टिमेट करने के फ्रेमवर्क थे। इसके बाद आया अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर डायनेमिक एंड द जॉबलेस ग्रोथ। इंडिया के ग्रोथ पैटर्न में एक बड़ा जो एनोमली गलती हुई थी वो क्या है, देखा गया है कि जिसे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, जीडीपी बढ़ तो रही है पर जो प्रोपोर्शनल फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन गैप क्या कहता है कि स्टैंडर्ड इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि लेबर और फोर्स एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट होती है, पर जो इंडिया में स्ट्रक्चरल मिसमैच के चलते लोग डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लो प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर या इनफॉर्मल कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्म गैप में आ गया, ये गैप आया था। इसके बाद आता है डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं और जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, कि कहीं पे हमें 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। जैसे एक खेत में अगर 3 भाइयों का काम है और पूरी फैमिली एक मतलब के 6 लोग लगे हुए हैं, तो जो बच्चे 3 लोग हैं वो क्या होंगे, डिस्क्रीज अनएम्प्लॉयड हैं। उनके हटने से भी टोटल क्रॉप प्रोडक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी फ्रेमवर्क और एफआरबीएन एक्ट मैट्रिक्स। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर बैलेंस को मैनेज करती है और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने एफआरबीएन एक्ट 2003 फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट पास किया था। कोर ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा को कंट्रोल करना ताकि जनरेशन डेप्ट ना बढ़े और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। टारगेट था कि इसे जीडीपी के 3% तक लाना। ठीक है, डेप्ट टू जीडीपी रेशियो सेंटर और स्टेट के टोटल एक्यूमुलेशन डेप्ट पर लिमिट लगाना ताकि फिजिकल सस्टेनेबिलिटी बनी रही। ठीक है, तो वो था डेप्ट टू जीडीपी रेशियो। और एनालिटिकल कॉन्सेप्ट, अगर गवर्नमेंट अपनी जो हमारी आमदनी से बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी, हाई फिजिकल डेफिसिट, तो उसे मार्केट से बोरो करना पड़ेगा और इसे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बैंक में लोन का पैसा जो कम बचेगा, जिसे इकोनॉमिक में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी अब एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क पर चलती है, जिसे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चलाती है और इसका मेन जो इंस्ट्रूमेंट है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। द टारगेट मैट्रिक्स सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को 4% ±2% यानी 2% से 6% की रेंज में मेंटेन रखना और कंपलसरी है, ताकि ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों बैलेंस रहे। और इंस्ट्रूमेंट में आता है कि लिक्विडिटी कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेट और सीआरआर एसएलआर का जो हमारा डायनेमिक एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट में आएगा। जैसे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन महंगा है, जो महंगाई बहुत बढ़ जाती है, तो एमपीसी रेपो रेट को बढ़ा देती है और इससे बैंक के लिए लोन महंगा हो जाता है और मार्केट में मनी सप्लाई कम होती है और प्राइस कंट्रोल में आ जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी और कन्वर्टिबिलिटी पॉलिसी। बीओपी एक देश को बाकी दुनिया के साथ होने वाले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। इसमें 2 अकाउंट्स होते हैं, कौन से, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आता है कि इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड के लिए जो ₹100% कन्वर्टेबल है 1994 से, यानी आप इजीली करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, वो करंट अकाउंट में आएगा। और कैपिटल अकाउंट में आएगा फाइनेंशियल एसेट्स, जमीन, स्टॉक, बॉन्ड्स के ट्रांसफ़र के लिए इंडिया में जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है। और जो हमारे तारापुर जो कमेटी थी ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के लिए कुछ
जो हमारे प्री कंडीशन थी कि जो इंडिया अभी ग्रेजुअल फेसेस में है अचीव कर रहा है, ठीक है, वो BOP की थी पॉलिसी थी। इसके बाद आई हमारी FDI की ट्रेड स्ट्रेटजी। ट्रेड स्ट्रेटजी में इंडिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मतलब सेल्फ रिलायंस से एक्सपोर्ट प्रमोशन ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ा। कैपिटल इनफ्लो के लिए दो रूट है, कौन से, FDI और FBI। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में फिजिकली फैक्ट्री ब्रांच या मैनेजमेंट स्टेक मतलब खरीदती है, ये जो मतलब स्टेक खरीदती है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लाता है, वो क्या होगा हमारा स्टेबल कैपिटल। और FPI का मतलब होता है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं और इसे हॉट मनी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट क्रैश होने पर ये तुरंत देश से बाहर निकल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेडरल फाइनेंस एंड फाइनेंस कमीशन रोल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 220 के तहत जो प्रेसिडेंट हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाते हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स रिसोर्सेज के एलोकेशन का फॉर्मूला तय करता है। तो जो वर्टिकल डिवोल्यूशन है, टोटल टैक्स पूल में से कितने % हिस्सा सारे स्टेट्स को मिलना चाहिए। एग्जाम्पल 15 फाइनेंस कमीशन ने इसे 41% सेट किया था, ठीक है। और हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या था कि अलग अलग स्टेट के बीच पैसे किस आधार पर बनता जाएगा, और इसके जो क्राइटेरिया में इनकम, डिस्टेंस, पॉपुलेशन मैट्रिक्स, फॉरेस्ट कवर और फिस्कल जो डिसिप्लिन था को हैवी वेटेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक थे। ये इंडियन इकोनॉमी थोड़ा थ्योरेटिकल सा होता है भाई, ये थोड़ा रटने वाला होता है, इसमें थोड़ा समझने का कम और याद करने का ज़्यादा होता है। फिर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपको कराने की कोशिश की है, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश की है, रियल एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आप उसको थोड़ा सा याद कर सको, क्योंकि ये सिर्फ रट्टे मारने की चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करो, और एग्ज़ाम दे के आके एक बार कमेंट ज़रूर किया करो कि मैम एग्ज़ाम कैसा गया, और मतलब कितने क्वेश्चन इसमें से आए, और आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी इस टाइप की वीडियो बनाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आना है, रिलैक्स माइंड से करके आना है, ठीक है, बिना किसी टेंशन के। थैंक यू सो मच।